नमस्कार दोस्तों। अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुपर टेट के इकोनॉमिक्स बैच में आप सभी का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। आज हम सभी स्टार्ट करेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक कि अर्थव्यवस्था के कौन कौन से क्षेत्रक होते हैं। तो अगर आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थव्यवस्था के हम क्षेत्रक देखें तो आर्थिक क्रिया के आधार पर क्षेत्रक प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और सेवा क्षेत्र होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 5 प्रकार के पढ़ेंगे: प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक, तृतीयक क्षेत्रक, चतुर्थक क्षेत्रक और पंचम क्षेत्रक। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सभी स्टार्ट करें कि प्राथमिक क्षेत्रक की क्या परिभाषा होगी। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखें। प्राकृतिक क्षेत्रक, जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्रक कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्रक आपका कृषि और सहायक क्षेत्रक से संबंधित होगा। ठीक है, और प्राथमिक क्षेत्रक में जो लोग रहते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक का जो काम करते हैं उन्हें रेड कॉलर जॉब कहते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल हो गया उत्खनन, कृषि, पशुपालन, वानिकी, शिकार, चारागाही, मछली पकड़ना और मधु पालन। तो ये सारे क्षेत्र जो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे द्वितीयक क्षेत्र कि द्वितीयक क्षेत्र क्या है। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्र अगर हम ध्यान दें तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को जो अपनी गतिविधि को कच्चे माल की तरह उपयोग करते हैं उन्हें द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए कृषि में हमने गेहूँ की फसल को उगाया और गेहूँ की फसल से हमें क्या बनाना है? आटा बनाना है। तो जब आटा बनाएंगे तो उद्योग की ज़रूरत होगी। तो जो आटा बनकर पैकेट में पैक होकर आएगा वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगर डिफिनीशन देखें तो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधि को कच्चे माल की तरह उपयोग करना क्या कहलाता है? द्वितीयक क्षेत्रक कहलाता है। ठीक है, तो द्वितीयक क्षेत्रक में जो कुशल श्रमिक होंगे उन्हें वाइट कॉलर कहेंगे, यानी कुशल श्रमिक को वाइट कॉलर कहेंगे, और जो अकुशल श्रमिक होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ब्लू कॉलर कहेंगे। ठीक है, जिसमें जीडीपी 29% होता है और श्रम बल जो होता है 22% होता है। अगर हम इसका उदाहरण देखें तो इसके उदाहरण होंगे विनिर्माणकार, उद्योग, जनन, उत्खनन, औद्योगिक कार्य, विद्युत गैस जलापूर्ति। ठीक है, अब इसे हमें इजी तरीके से अगर याद रखना है तो हम क्या करेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र से हम क्या लेंगे? कच्चे माल को लेंगे। कच्चे माल का हम मूल्यवर्धन करेंगे और मूल्यवर्धन के साथ उत्पादन करेंगे तो वह द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें तृतीयक क्षेत्र, या जिसे हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है? विभिन्न प्रकार की सेवाओं को उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जिसमें भारतीय जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? सेवा क्षेत्र कहेंगे, जिसमें जीडीपी 54% है और श्रम बल कितना होता है? 27%। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखें कि सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण क्या होंगे। तो पहला होगा बैंकिंग, दूसरा होगा शिक्षा, तीसरा होगा चिकित्सा, चौथा होगा परिवहन, अगला होगा संचार सुविधाएं और नेक्स्ट होगा आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब आगे की ओर चलें और हम चतुर्थक क्षेत्र के बारे में अगर पढ़ें तो चतुर्थ क्षेत्र की परिभाषा क्या बनेगी? तो कंप्यूटर से संबंधित जो भी चीज़ें आपकी होंगी वो चतुर्थ क्षेत्र से संबंधित होंगी। जैसे ज्ञान आधारित उद्योग विज्ञान के अंतर्गत, जो अनुसंधान व विकास पर केंद्रित होता है, यानी चतुर्थ क्षेत्रक अनुसंधान व विकास के कार्यों पर केंद्रित होता है। आगे हम देखें पंचम क्षेत्र। तो पंचम क्षेत्र की परिभाषा क्या होगी? तो पंचम क्षेत्र में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और स्पेस
से संबंधित व्यक्ति आते हैं या स्पेस से संबंधित क्षेत्र आते हैं। साथ में पंचम क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेना, ठीक है, नीतियों का निर्धारण करना। साथ में वरिष्ठ व्यावसायिक अधिकारियों और अनुसंधान वैज्ञानिक विधि व परामर्शदाता इस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम एनसीईआरटी में देखें कि एनसीईआरटी बुक में प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र को किस प्रकार परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में पहला हम देखें कि औसत आय या प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। तो औसत आय या प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए देश की कुल आय में अगर कुल जनसंख्या को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगी, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय निकल आएगी। तो एनसीईआरटी बुक के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करना, इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि कहा जाता है। ठीक है, इसका उदाहरण हमने पढ़ लिया है कि किसी उत्पाद से संबंधित जितने भी क्षेत्र होंगे सारे प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। डेयरी प्राथमिक क्षेत्र में आएगी, मत्स्य पालन या मत्स्यन प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ठीक है, अब प्राथमिक क्षेत्र को कृषि एवं सहायक क्षेत्र भी कहा जा सकता है। आगे हम देखेंगे द्वितीयक क्षेत्र एनसीईआरटी में क्या परिभाषित किया गया है। तो द्वितीयक क्षेत्र क्या होगा कि प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के जरिए अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाना द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है। जैसे एक उदाहरण लें, कपास। तो कपास से हम क्या करते हैं, सूत काटने का काम और कपड़े बुनने का जो काम करते हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आएगा। गन्ने 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 से हम क्या बनाते हैं, चीनी और गुड़, जो कि द्वितीयक क्षेत्र में आएगा, और गन्ना प्राथमिक क्षेत्र में। मिट्टी से बनाते हैं ईंट, घर और भवन बनाते हैं, तो ईंट, घर और भवन भी किस में आएगा, ये भी आपका आएगा द्वितीयक क्षेत्र में। इसलिए द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलें और आगे हम प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का परसेंटेज देखें किस प्रकार 1951 से 2017-18 में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि 1951 में प्राथमिक क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान होता था, जो 56% था। द्वितीयक क्षेत्र का 1951 में 15% योगदान था और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 29% था। लेकिन अब वर्तमान में 2017-18 में अगर देखें तो प्राथमिक क्षेत्र घटकर 17% हो गया है, द्वितीयक क्षेत्र घटकर 29, द्वितीयक क्षेत्र आपका बढ़ गया है, 29% हो गया है, और तृतीयक क्षेत्र 54% हो गया है। ठीक है, और अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य का लेंगे, 2024 का लेंगे, तो ये लगभग 72 या 75% के आसपास आ गया है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्र क्या हैं। तो कार्य के आधार पर अर्थव्यवस्था के दो क्षेत्र होते हैं। ठीक है, एक संगठित क्षेत्र और दूसरा असंगठित क्षेत्र। ठीक है, संगठित क्षेत्र केवल 10% ही अपना योगदान देता है और संगठित क्षेत्र में 90% योगदान होता है। ठीक है, संगठित क्षेत्र क्या है, तो संगठित क्षेत्र में जो रोजगार होगी, रोजगार की शर्तें निश्चित और नियमित होंगी। कैसी होंगी, नियमित होंगी। कर्मचारियों को सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी संगठित क्षेत्र में जो कर्मचारी होंगे उन्हें सुनिश्चित कार्य व सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जैसे उन्हें पेंशन दिया जाएगा। ठीक है, और आगे देखें बीमा। बीमा भी आपका संगठित कार्य क्षेत्र में आएगा। गवर्नमेंट जॉब भी संगठित क्षेत्र में आएगी, प्राइवेट जॉब भी संगठित क्षेत्र में आएगी, और अवकाश जो दिया जाएगा वो संगठित क्षेत्र के लोगों को दिया जाएगा। ठीक है, अब हम ध्यान दें असंगठित क्षेत्र क्या है। तो असंगठित क्षेत्र में स्वनियोजित श्रमिक होते हैं। ठीक है, साथ में वेतनभोगी मजदूर भी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। असंगठित क्षेत्र सरकारी नियंत्रण से बाहर होता है। इस क्षेत्र के नियम और विनियम होते हैं लेकिन अनुपालन नहीं किया जाता। यानी असंगठित क्षेत्र में भी कुछ नियम होते हैं लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखें तो असंगठित क्षेत्र में नियमित रोजगार नहीं है। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, असंगठित क्षेत्र कहेंगे।
अब अगर हम देखें स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र हैं, तो स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, 2 क्षेत्र हैं। पहला है सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा है प्राइवेट क्षेत्र। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र में जो सरकार की हिस्सेदारी होती है वो 50% से ज़्यादा होती है, लेकिन निजी क्षेत्र में निजी क्षेत्रों की जो भागीदारी होती है वो 50% से प्लस होती है, मतलब 50% से अधिक होती है। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें समझें, यहाँ पे कुछ टर्म समझने की कोशिश करेंगे। पहला टर्म है निजीकरण। तो अगर निजीकरण समझे कि निजीकरण क्या है, ठीक है, तो निजीकरण में जो सरकारी क्षेत्र होता है 100% होगा। ठीक है, मान लीजिए अगर एक कंपनी है वो उसका टोटल परसेंटेज 100% है। ठीक है, तो निजीकरण समझिएगा। तो निजीकरण में सरकार का जो भागीदार होता है वो 50% से कम होगा, लेकिन निजी कंपनियों की जो भागीदारी होगी वो 50% से अधिक होगी। अगर 50% से अधिक होगी तो निजीकरण है, अगर 50% से कम होगी तो वो राष्ट्रीयकरण है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखें, सरकारी कंपनियों द्वारा जो शेयर बेचा जाता है उसको हम क्या कहेंगे, विनिवेश कहेंगे। राष्ट्रीयकरण क्या है कि जब सरकार निजी कंपनी के 51% शेयर को खरीद लेती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण। क्या कहा जाता है, राष्ट्रीयकरण कहा जाता है। आगे अगला टॉपिक हम देखें, तो अगला टॉपिक है आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या है, तो अर्थव्यवस्था में होने वाला जो मात्रात्मक परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं, उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, आर्थिक समृद्धि का और विस्तृत परिभाषा में हम ध्यान दें तो किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समयावधि में अर्थव्यवस्था में होने वाली जो वास्तविक आय में वृद्धि है उसे आर्थिक समृद्धि कहते हैं। ठीक है, या हम इसको और इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन और प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में जो वृद्धि होती है वो क्या है, आर्थिक समृद्धि कहलाती है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक समृद्धि दर कब हुई थी, तो 2006 से 2007 में कितना हुई थी, 9.6% हुई थी। एडीबी के अनुसार वर्ष 2019 में भारत की जो समृद्धि दर थी वो समृद्धि दर 6.5% थी। ठीक है, अब हम समझेंगे कि आर्थिक विकास क्या है। तो अर्थव्यवस्था में होने वाला जो मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन है उसको हम कहेंगे आर्थिक विकास। और आर्थिक विकास का जो मुख्य संकेतक है वह है मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन। ठीक है, और आर्थिक विकास की जो गणना की जाती है वो जीएनपी, जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय को मिलाकर क्या किया जाता है, इसका गणना किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम चलें कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन जो किया था किसने किया था, मॉरिस ने। आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि का प्रतिपादन किसने किया था, जीआर कैसेल ने। ठीक है, वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक जो प्रस्तुत किया जाने लगा वो किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाने लगा, यूएनडीपी द्वारा किया जाने लगा। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया, तो मानव विकास सूचकांक महबूब अल हक द्वारा जारी किया जाने लगा। ठीक है, आगे की ओर हम ध्यान दें। तो इस प्रकार से आपका ये लेक्चर यहीं पर फिनिश होता है। इसी के साथ अनुष्ठान क्लास साथ आप बने रहिए, आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए यहीं पर विराम दिया जाता है।